साथियों नमस्कार। साथियों, चुनाव अपनी चरम सीमा पर चल रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि किसको कितनी सीटें आएंगी, लेकिन हवाओं का रुख और नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि आने वाले तो मोदी हैं। मोदी तो ये कह ही रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं, उनके बयान और उनके रुख ये बता रहे हैं कि मोदी का आना तय है। जैसे अभी कुछ दिन पहले शरद पवार जी ने एक बयान दिया था, एक इंटरव्यू में बोला था कि चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो यह समय है कि जो विपक्षी दल हैं उन सबको एक साथ आकर के कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। एक जमाना था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिनमें से कई पार्टीज टूट करके अलग पार्टीज बनी, जिनमें टीएमसी एक है, शरद पवार की एनसीपी एक है। ऐसी कई पार्टीज हैं देश में जो कांग्रेस से टूट करके बनी। अब इन पार्टीज को यह लगने लगा है कि बीजेपी के बढ़ते कद के आगे और मोदी की हैट्रिक लगने वाली है, उस वजह से इन पार्टियों का जो वजूद है, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे टीएमसी हो गई, चाहे आपकी सपा हो गई, मायावती की पार्टी हो गई, एनसीपी हो गई, उधर जम्मू कश्मीर की पार्टीज हो गई, उधर दक्षिण में डीएमके हो गई, इन सबको यह लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी हम सबको खा जाए। इसलिए सब मिलकर के कांग्रेस में शामिल हो जाओ और एक बड़ा दल बना करके बीजेपी को टक्कर दो, ऐसा शरद जी ने कहा। अब शरद जी से यह पूछिए कि अगर इंडिया अलायंस जीतने वाली है उनके अकॉर्डिंग, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इनकी बातें यही तो बता रही है ना कि इंडिया अलायंस हारने वाला है। और शरद पवार को तो एक मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है भारतीय राजनीति का, तो उनका एक पक्ष है। अब दूसरा पक्ष देखते हैं जो ये सिद्ध करता है कि बीजेपी आने वाली है। यह है ममता दीदी का बयान। ममता दीदी ने कहा है कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो हम सरकार में डायरेक्टली शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे। यानी कि ममता बनर्जी सरकार मान लो इनके इंडिया अलायंस की बनती है और शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर से समर्थन देने की बात तो तभी आती है ना जब उन्हें पता है कि सरकार बननी नहीं जा रही, तो ये कहकर के पहले से पल्ला झाड़ लो और सेफ बने रहो। ये ममता बनर्जी का बयान सिद्ध करता है। उसके बाद नीचे दक्षिण में आइए, तमिलनाडु में जो डीएमके है, कहने को तो इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेकिन इंडिया अलायंस की पूरे देश में कहीं भी अगर बैठक होती है तो उसमें डीएमके के नेताओं को नहीं बुलाया जाता। उन नेताओं को न बुलाने का कारण यह है कि उनके जो स्टालिन है समय समय पर सनातन विरोधी नारे लगाते रहते हैं, इसलिए जो मूल इंडिया अलायंस है उनको लगता है कि वो इनके उसमें फिट नहीं बैठ रहे, तो उनको साथ न लेना भी यह सिद्ध करता है कि इंडिया अलायंस ये मान के चल रहा है कि हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं नहीं, इसलिए पूरी ताकत लगाने की जरूरत है ही नहीं। चौथा फैक्टर देखिए, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही शामिल हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के लड़ रहे हैं दिल्ली में, और यही लोग एक दूसरे के सामने विपक्षी बन के लड़ रहे हैं पंजाब में। ये कैसा अलायंस है जी? ये भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब अलायंस में ताकत ही नहीं होगी, आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो आपस में लड़ना यह सिद्ध करता है कि वो एक दूसरे के वजूद को बचा रहे हैं। अगर मिलकर के ही लड़ते या इनको लगता कि इनकी सरकार आने वाली है और मिलकर के लड़ते तो अच्छे से लड़ पाते, मजबूत बन के लड़ते, लेकिन इनका स्ट्रेटेजिकली इस तरह से अलायंस बनाना या विपक्ष होकर के लड़ना ये सिद्ध करता है कि दे आर अंडर कॉन्फिडेंट। उसी प्रकार से दिल्ली में राहुल गांधी अगर कहीं रैली करते हैं तो उसमें केजरीवाल को नहीं बुलाया जाता, और आम आदमी पार्टी कहीं अगर जनसभाएं करती है तो उसमें कांग्रेस के नेताओं को नहीं बुलाया जाता। भाई ऐसा क्यों? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। उधर केजरीवाल को सपा के द्वारा यूपी में बुला लिया जाता है, लखनऊ में अखिलेश यादव के द्वारा, आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी है, वो साहब क्यों करी आपने? जबकि यूपी में तो आम आदमी पार्टी किसी सीट पर लड़ी नहीं रही, जरूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले की तरह जमानत जब्त हो जाएगी, तो फिर क्यों आप बुला रहे हो? मतलब कोई तालमेल ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो ये सब बातें सिद्ध कर रही हैं कि ये सिर्फ अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की नहीं। एक और देखिए उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने इस बात को खूब ज्यादा प्रचारित किया था कि हमने कोरोना काल के बाद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 5 किलो अनाज दिया हर महीने, जिस वजह से एक लाभार्थी वर्ग है जो हमारे साथ है। इस बात पर एक जनसभा में प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि इस लाभार्थी वर्ग को तैयार करने में मोदी जी जो बातें गिना रहे हैं ये फ्री की बातें हैं, ये फ्री चीजें देकर के इस देश के लोगों को खराब कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, ये फ्री का राशन हम नहीं देंगे। ऐसा इनडायरेक्टली प्रियंका गांधी ने कहा। यानी प्रियंका गांधी इस फ्री के राशन के विरोध में थी। उनका कहना था कि हम इतना सक्षम बनाएंगे कि लोग अपने आप राशन कमाएं।
उधर इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक जगह पर भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि मोदी ने 5 किलो अनाज दिया है, हम 10 किलो अनाज देंगे। भाई कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? तो जो विपक्ष है उसको ये समझ में आ गया है कि भैया मोदी से इस बार तो जीत नहीं सकते, अपना जैसे भी वजूद बच सके, लोकल सीट कहीं की बच सके, कैसे भी बचाओ। और ऊपर से उसमें तो राहुल गांधी के झूठ भी शामिल हो जाते हैं कि मोदी संविधान बदल देंगे। वो तो ये कह रहे हैं आप संविधान बदल देंगे। ये जो जिनकी सोच है उनसे मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता। नहीं, वो ये तो एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार इस बार भी बन गई तो संविधान बदल देंगे आप। पहली बात है, जहां तक संविधान का सवाल है, इस देश में संविधान के साथ सबसे पहले खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू। उन्होंने सबसे पहला संविधान में जो अमेंडमेंट किया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्शन किया, अनडेमोक्रेटिक मूव था। प्रधानमंत्री जी की बेटी जो प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा जी, उन्होंने कोर्ट के एक निर्णय को उलट दिया। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, अखबारों को ताले लगा दिए, सबको जेल में बंद कर दिया, संविधान का कि चूरे चूरे उड़ा दिए उन्होंने, और पूरे विश्व में हमारी बेइज्जती हुई। फिर उनके बेटे श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शाहबानों का उसको उल्टा दिया। उन्होंने संविधान में सुधार करके, कानून बदल करके, महिलाओं के अधिकार का विषय था, वोट बैंक के खाते उसको नकार दिया। मोदी आ गए अगर पावर में तो आप लोगों को बिल्कुल गरीब बना देंगे। अमित शाह का एक डॉक्टर्ड वीडियो चला दिया था, आपको याद होगा, कि ये जो है रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, जबकि ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का कार्य कांग्रेस कर रही है कर्नाटक में। उसको तो ये बोलेंगे नहीं। ऐसे न जाने कितने झूठ हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ब्लंटली बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, साफ साफ मुसलमानों को खुश करने में लग रहे हैं, साफ साफ दिख भी रहा है। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों से पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी खड़ा हुआ है, सन्नाटा ऐसे। दो 3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। अब ये सब बातें तभी करी जाती हैं जब आदमी को ये लगता है कि जीतने तो है नहीं, कैसे भी करके अपनी डूबती नाव को बचा लो। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए हमें चुनाव का विश्लेषण करना चाहिए और ये अनुमान लगाना चाहिए कि विपक्ष मान चुका है कि मोदी आ रहा है। और वहीं मोदी जी ने भी स्टार्टिंग से ही 400 पार का जो नारा बोला था, वो नारा उनका चल गया। मोदी ने पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार, मतलब बहस का मुद्दा ये सेट कर दिया कि आप या तो ये बोलोगे कि मोदी 400 पार ले आएगा, या इस बात पे बहस होगी कि नहीं ला पाएगा। विपक्ष पूरे चुनाव में एक ही बहस करता रहा कि 400 सीट नहीं आएंगी, 400 सीट नहीं आएंगी। समर्थक बोलते रहे 400 सीट आ जाएंगी। विपक्ष ने कभी ये नहीं बोला कि हम 300 सीट लेकर के आएंगे या हम 250 सीट लेकर के आएंगे। मोदी ने वो नारा ही अलग सेट कर दिया कि भैया इस मैदान में खेलो आकर के। अब मोदी को मान लो 400 न भी आए, 350 सीट भी आ गई, तब भी सरकार तो मोदी की बनेगी। इसमें इंडिया अलायंस का क्या फायदा है? लेकिन इसी को कहते हैं पॉलिटिकली नैरेटिव सेट करना, जो मोदी ने सेट किया और ये सबके सब उसमें फंसते चले गए और आज स्थिति ये आ गई है जो मैंने आपको पॉइंट्स के रूप में गिनाई है। जय हिंद। I'm a brown got it not totally up for the aisle got the dead lord they talk to the aisle we die as a lot liya pe कि मैं हो चू पर क्या लिया पे ना सूतर पक्के रख खड़े आए और